Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start one of the most important chapter of first year chemistry related to first year chemistry chapter number 5 chemical energetics और energetics of chemical reaction। और इसके अंदर हम ना सिर्फ नॉर्मली इंटर के लिहाज से बात करेंगे बल्कि जो एप्टीट्यूड टेस्ट के लिहाज से भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो उसकी भी बात कर लेंगे। तो हम स्टार्ट करने आ रहे हैं एनर्जेटिक्स। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स। थर्म मीन्स हीट एंड डायनेमिक मीन्स मूवमेंट। ऐसी स्टडी जो बेस करती हो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। इट मीन्स दैट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट बिकम्स इक्वल्स टू टोटल एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये कहलाता है थर्मोडायनेमिक्स। तो हमें ये बात याद रखनी है, ऐसी स्टडी जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस कर रही हो, तो ऐसी स्टडी कहलाती है थर्मोडायनेमिक्स। अब थर्मोडायनेमिक की बात करते हैं थर्मोकेमिस्ट्री की। तो सिंपल वर्ड में स्टडी ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड थर्मोकेमिस्ट्री। तमाम थर्मोकेमिकल रिएक्शन की स्टडी कहलाती है थर्मोकेमिस्ट्री। अब थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं? कुछ रिएक्शंस जो होते हैं या तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं या तो अपने कंप्लीट होने पर एनर्जी इवॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये रिएक्शंस कहलाते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और इनकी स्टडी कहलाती है थर्मोकेमिस्ट्री। अब एनर्जी की कुछ यूनिट्स हैं, कैलोरी, किलो कैलोरी और ना इसके अलावा जूल वगैरह भी होती हैं। ठीक है, तो ये तमाम यूनिट्स हमें याद होनी चाहिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते रहेंगे आगे। तो थर्मोकेमिकल रिएक्शंस क्या हैं? वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें मटेरियल के साथ साथ एनर्जी चेंजेस भी हों। ठीक है, अगर हम सिंपली बात करते हैं कि भाई मटेरियल में चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि वो केमिस्ट्री है। अब मटेरियल में जो चेंजिंग हो रही है उसमें या तो एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है या तो रिलीज हो रही है, इसका मतलब एनर्जी का चेंज ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो ऐसी केमिस्ट्री में ऐसी स्टडी जिसमें ना सिर्फ मटेरियल में चेंजेस पड़ें लेकिन साथ साथ उसमें एनर्जी की चेंजेस पड़ें, तो वो रिएक्शंस कहलाते हैं थर्मोकेमिकल रिएक्शंस और उनकी स्टडी कहलाती है थर्मोकेमिस्ट्री। ऑन द बेसिस ऑफ थर्मोकेमिकल मतलब ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी देयर आर टू टाइप्स ऑफ थर्मोकेमिकल रिएक्शन। एनर्जी की बेसिस के ऊपर एनर्जी एब्जॉर्प्शन, एनर्जी लिबरेशन। दो टाइप्स होती हैं केमिकल रिएक्शंस की, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब एक्सोथर्मिक क्या होता है? एक्सो मीन्स आउटसाइड एंड थर्म मीन्स हीट। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जो अपने कंप्लीट होने पर अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट या एमिट कर दें वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। यानी कि दोज केमिकल रिएक्शन विच आर अकम्पेन्ड बाय द लिबरेशन और इमिशन ऑफ एनर्जी आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जितनी भी कंबस्शन रिएक्शन है वो सारी की सारी एग्जाम्पल किस चीज़ की हैं? एक्सोथर्मिक की। कार्बन जलेगा, फ्यूल जलेगा या कोई भी सब्सटेंस जल जाए, ठीक है, जहाँ पे कंबस्शन का वर्ड इस्तेमाल किया था इसका मतलब इट मीन्स दैट वो तमाम चीज़ें रिएक्ट कर रही हैं ऑक्सीजन के साथ। ऑल कंबस्शन रिएक्शन आर एक्सोथर्मिक इन नेचर। अब दूसरी बात इसमें क्या है, जो इसमें चेंज ऑफ इंथैल्पी होगा। ठीक है, इंथैल्पी क्या है आगे पढ़ेंगे। जो चेंज ऑफ इंथैल्पी होगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए हमेशा वो क्या होता है? नेगेटिव। तो इसमें अगर हम चेंज की बात करते हैं तो चेंज किसे कहते हैं? चेंज कहते हैं फाइनल और इनिशियल स्टेट का डिफरेंस। फाइनल हमारे पास क्या होता है? प्रोडक्ट। इनिशियल क्या होता है? रिएक्टेंट। अब ये चेंज नेगेटिव कब होगा? द साइन ऑफ इंथैल्पी चेंज इज नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन बिकॉज हीट कंटेंट जो रिएक्टेंट के होते हैं वो ज़्यादा होते हैं प्रोडक्ट से। तो जब हम प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं तो खुद ब खुद चेंज क्या आता है? नेगेटिव। तो इसका मतलब सेकंड डेफिनेशन ये हो सकती है कि दोज केमिकल रिएक्शन इन विच चेंज ऑफ इंथैल्पी विल बी नेगेटिव आर कॉल्ड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल्स में क्या है? कार्बन की जब कंबस्टन हो रही है, कार्बन ये कर रहा है ऑक्सीजन के साथ कंबस्टन हो रही है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ हीट रिलीज कर रहा है। मीथेन की कंबस्टन हो रही है तो हीट क्या हो रही है? लिबरेट हो रही है। ठीक है, यकीनन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बन रहा है। एक बात याद रखिएगा, अगर प्रोडक्ट साइड पे हीट लिखा हुआ है इट मीन्स दैट लिबरेशन हो रही है, और अगर रिएक्टेंट साइड पे हीट लिखी हुई है इसका मतलब क्या है? एडिशन हो रही है। तो तमाम केमिकल रिएक्शन जो कि अपने कंप्लीट होने पर अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट करें, या वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच चेंज ऑफ इंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव हो, और हमेशा सिस्टम एनर्जी रिलीज करेगा तो कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? सराउंडिंग। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें सराउंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करता है वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक। या सिंपल वर्ड में वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें सिस्टम एनर्जी रिलीज करता है। ठीक है,
वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो बहुत सारी डेफिनेशंस हैं इसकी, ठीक है। तो 80 के लिहाज से मल्टीपल चॉइस बन के आ जाएगा इसके अंदर। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या हो गई कि वो कौन से केमिकल रिएक्शन है जिसमें सराउंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो कहलाते हैं एक्सोथर्मिक, ठीक है। देन एंडोथर्मिक की बात करें, एंडोथर्मिक ज़रा रिवर्स प्रोसेस है। वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिनको कंप्लीट होने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़े, यानी दोज केमिकल रिएक्शन विच एब्जॉर्ब अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट फॉर देयर कंप्लीशन, वो तमाम के रिएक्शंस क्या कहलाते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन में रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो अपने आप को प्रोडक्ट में चेंज कर दें। इसका मतलब प्रोडक्ट की हीट कंटेंट ज़्यादा होता है इसके अंदर, रिएक्टेंट का कम होता है। तो साइन ऑफ डेल्टा एच, चेंज ऑफ इंथैल्पी, हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव का मतलब हीट एनर्जी एब्जॉर्ब, डेल्टा एच नेगेटिव का मतलब क्या होता है, हीट एनर्जी रिलीज। तो सिंपल इज दैट, यहाँ पर क्या है, कार्बन और सल्फर, कार्बन सॉलिड फॉर्म में होगा, कोयला कोल है ये, सल्फर गंधक, ये भी सॉलिड फॉर्म में, दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे, कब तक, जब तक इनको हीट ना दी जाए। इसका मतलब हीट एब्जॉर्ब करेंगे तो फॉर्मेशन किसकी होगी, कार्बन डाइसल्फाइड की। तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड इज द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। और इसी तरह हाइड्रोजन रिएक्ट करा आयोडीन के साथ, तो यकीनन हीट रिक्वायर्ड होगी, तो क्या बन गया, HI। तो क्या बन गया हमारे पास यहाँ पर, हाइड्रोजन आयोडाइड। तो ये फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नॉर्मली हम ये कह सकते हैं कि हम लोग क्योंकि खाना बना के खाते हैं, खाना पका के खाते हैं, तो जितनी भी फूड फॉर्मेशन के रिएक्शन होते हैं उनको कंप्लीट करवाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ती है। या थर्ड और लास्ट आखिरी डेफिनेशन क्या हो सकती है कि ऐसे तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक। या दूसरी वर्डिंग में, वो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें सराउंडिंग एनर्जी रिलीज करे। अगर सराउंडिंग एनर्जी रिलीज करेगा, देखें पूरा यूनिवर्स दो चीज़ों पे कंसिस्ट है, सिस्टम और सराउंडिंग। सराउंडिंग एनर्जी रिलीज करेगा, सिस्टम एब्जॉर्ब करेगा, एंडोथर्मिक। सराउंडिंग एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, सिस्टम रिलीज करेगा, एक्सोथर्मिक। तो विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम एंड सराउंडिंग इसके अंदर मल्टीपल चॉइस पूछे जाते हैं, क्योंकि बाकी तो डेफिनेशन सबको याद होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम ग्राफिकल प्रेजेंटेशन की बात करें, देखिए यहाँ पे सिंपल दिखाया गया है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन में दो ग्राफ हैं, दोनों को मिला दिया गया है। एक्स एक्सिस पर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन है, वाई एक्सिस पर चेंज ऑफ इंथैल्पी है। फर्स्ट ये दिखाया गया हमारे पास एंडोथर्मिक रिएक्शन, सेकंड दिखाया गया एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक में रिएक्टेंट की एनर्जी कम होती है, रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करवानी पड़ेगी, तो ये रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होगी, बढ़ने शुरू होगी, और ये चेंज किस में होगा, प्रोडक्ट के अंदर। सिंपल वर्ड में, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इज greater as compared to enthalpy of reactant for endothermic reaction। एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम होती है जबकि प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है। तो जब इसका चेंज निकालेंगे, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा एच हमेशा एंडो के लिए क्या आएगा, पॉजिटिव, या सिंपल वर्ड में ग्रेटर देन ज़ीरो आएगा। तो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव हो या ग्रेटर देन ज़ीरो हो, वो कहलाते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। अगर हम सेकंड ग्राफ की बात करें, इसमें रिएक्टेंट ऊपर लिखा हुआ है, वजह क्या है, इंथैल्पी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ग्रेटर होती है इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट से फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो जब इसका चेंज लिया जाता है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो ये खुद ब खुद वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव, या फिर डेल्टा एच क्या आता है, लेस देन ज़ीरो। तो तमाम केमिकल रिएक्शन जिसमें डेल्टा एच चेंज ऑफ इंथैल्पी या तो नेगेटिव हो या लेस देन ज़ीरो हो, दीज रिएक्शंस बिलोंग टू एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे चेंज बताया गया सिंपल के डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव और पॉजिटिव किस तरीके से आ रही है। अगर रिएक्टेंट की एनर्जी, रिएक्टेंट की आपके पास इंथैल्पी कम होगी तो डेल्टा एच पॉजिटिव होगा, अगर रिएक्टेंट का इंथैल्पी आपके पास ज़्यादा होगा तो डेल्टा एच क्या होगा, नेगेटिव। तो ये हमारे पास मल्टीपल चॉइस बन सकता है विद रिस्पेक्ट टू डेल्टा एच ग्रेटर है या कि डेल्टा एच लेस है, ठीक है। ज़्यादातर हम लोग याद करते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के टर्म में, लेकिन मल्टीपल चॉइस इस तरीके से बनेगा कि कोई केमिकल रिएक्शन ए प्लस भी है, उसके लिए डेल्टा एच की वैल्यू ग्रेटर है ज़ीरो, ग्रेटर ज़ीरो का मतलब पॉजिटिव है, ठीक है, तो वो होगी एंडो। और अगर डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव का मतलब ये होता है लेस है, तो वो क्या होगा, एक्सो, ठीक है। देन अब कुछ टर्म्स आएंगे थर्मोडायनेमिकल जो हमें याद होनी चाहिए। सिस्टम, सिस्टम किसे कहते हैं, पूरे यूनिवर्स के अंदर वो पोर्शन, वो एरिया जो अंडर एग्जामिनेशन हो, अंडर कंसीडरेशन हो या अंडर ऑब्जर्वेशन हो, जिस पर गौर व फिक्र की जा रही हो, तज्जिया किया जा रहा हो, ठीक है, या फिर उसकी ऑब्जर्वेशन ली जा रही हो,
तो ऐसा वो रियल सिस्टम भी हो सकता है, इमेजिनरी भी। ठीक है, सिस्टम की दो टाइप वैसे होती हैं, रियल इमेजिनरी। अगर हम बैठे हुए और सामने टीवी देख रहे हैं तो हमारे सिस्टम क्या होगा, टीवी होगा, या सामने पढ़ रहे हैं तो हमारे सिस्टम वो बुक होगी जो हम पढ़ रहे हैं। लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते हम कहीं खो गए माजी में या फिर टेस्ट वगैरह में, तो वो सिस्टम क्या होगा, इमेजिनरी सिस्टम। तो इसका मतलब सिस्टम किसे कहते हैं, पूरी कायनात में वो एरिया जो कि अंडर ऑब्जर्वेशन हो, अंडर एग्जामिनेशन हो, अंडर कंसिडरेशन हो। द पोर्शन ऑफ द यूनिवर्स विच इज अंडर कंसिडरेशन, अंडर एग्जामिनेशन और अंडर ऑब्जर्वेशन इज कॉल्ड सिस्टम, while surrounding is portion other than system is called surrounding। जो आप जिस चीज़ पर गौर फिक्र कर रहे हैं उसके अलावा जितनी भी चीज़ें आपके लिए, पूरी कायनात, पूरी दुनिया, वो सारी की सारी क्या हो गई, सराउंडिंग हो गई। अगर आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो सिस्टम आपका सिर्फ रूम हो जाएगा, रूम के बाहर क्या चल रहा है हमें उससे कोई सरोकार नहीं। अगर आपकी कंसंट्रेशन अपनी पढ़ाई पर है तो ये चीज़ क्या कहलाएगी हमारे पास, सराउंडिंग। तो सिस्टम जो होगा वो अंडर ऑब्जर्वेशन होगा, ऐसा पोर्शन जो सिस्टम के अलावा होगा वो क्या होगा, सराउंडिंग। यूनिवर्स किससे कहते हैं, यूनिवर्स इज़ द कलेक्शन ऑफ सिस्टम एंड सराउंडिंग। पूरी कायनात दो चीज़ों पर कंसिस्ट करती है, सिस्टम पर, सराउंडिंग पर। तो सिस्टम और सराउंडिंग की एनर्जी भी ऐड करते हैं तो क्या बनती है, यूनिवर्स की एनर्जी। एक चीज़ आ गई बाउंड्री, वो लाइन जो कि सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करे। द लाइन विच सेपरेट सिस्टम फ्रॉम सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। ऐसी लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करे बाउंड्री कहलाती है। ये लाइन इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी। अगर आप एक रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं तो रूम की जो दीवारें होंगी वो कहलाएंगी बाउंड्री, और वो रियल दीवारें, रियल बाउंड्री है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो, बुक पढ़ते पढ़ते आप कहीं पर खो गए, इट मीन्स दैट के सिस्टम आपका इमेजिनरी हो गया। अगर सिस्टम इमेजिनरी हो गया तो बाउंड्री भी क्या हो जाएगी, इमेजिनरी। तो सिस्टम और बाउंड्री इमेजिनरी और रियल दोनों हो सकती हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सिस्टम, एक होता है रियल सिस्टम, एक होता है इमेजिनरी सिस्टम। रियल सिस्टम क्या है भाई, रियल में दो टाइप्स हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम। इमेजिनरी सिस्टम क्या होता है, उसमें एक है आइसोलेटेड सिस्टम। ज़्यादातर स्टूडेंट पढ़ते हैं सिर्फ तीन टाइप के सिस्टम, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, लेकिन असल में ओपन क्लोज आता है रियल सिस्टम में। आइसोलेटेड जो होता है इसको हम जुदाखाना निज़ाम भी कहते हैं, और ये आता है इमेजिनरी सिस्टम के अंदर। तो आसान आसान सी डेफिनेशन है, ज़रा इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। ओपन सिस्टम किसे कहते हैं, ऐसा सिस्टम, अच्छा हम दो चीज़ों की बात करेंगे यहाँ पर, एनर्जी और मास, मतलब मटेरियल की। ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों क्या हो जाएं, दोनों हम सिस्टम से ट्रांसफ़र कर सकें, दोनों चेंज हो जाएं, तो ऐसा सिस्टम कहलाता है ओपन सिस्टम। फॉर एग्जांपल, हॉट वाटर इन ओपन कंटेनर इज द एग्जांपल ऑफ ओपन सिस्टम। क्लोज सिस्टम, अगर आपने कंटेनर में पानी लिया गर्म और उस पर कवर रख दिया, टाइट कर दिया, तो एनर्जी तो चेंज होगी लेकिन मास वेपर बन के उड़ेगा नहीं, चेंज नहीं होगा। ऐसा सिस्टम जिसके अंदर मैटर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता लेकिन एनर्जी ट्रांसफ़र हो सकती हो, ये क्या कहलाएगा, क्लोज सिस्टम। ये दोनों आते हैं किस कैटेगरी में, रियल सिस्टम के अंदर। अगर आप बात करें इमेजिनरी सिस्टम की, इमेजिनरी सिस्टम हम कहते हैं 100%, और 100% कोई सिस्टम होता नहीं है क्योंकि सिस्टम में सिंक भी होता है, एनर्जी डेसिपेशन होती है। ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र और ना ही मैटर। An isolated system is one that can't transfer neither matter nor energy to and from its to its surrounding is called isolated system। ऐसा सिस्टम जिसमें एबिलिटी यानी कि जिसमें ना ही एनर्जी ट्रांसफ़र हो ना ही मास ट्रांसफ़र हो, तो ऐसा सिस्टम इमेजरी तस्वुर किया जाता है। हम थर्मोफ्लास्क को कंसीडर करते हैं, थर्मोफ्लास्क को कंसीडर करते हैं एज आइसोलेटेड सिस्टम। जिस तरह आइडियल स्टूडेंट या आइडियल गैस नहीं होती, आइडियल स्टूडेंट नहीं होगा, लेकिन जिसकी परसेंटेज सबसे ज़्यादा आएगी क्लास में उसको कंसीडर किया जाएगा आइडियल स्टूडेंट। इसी तरह आइसोलेटेड सिस्टम नहीं पाया जाता, हम कंसीडर करते हैं कि भाई अगर हम एक ओपन कप में कॉफ़ी रख दें तो जल्दी ठंडी हो जाएगी, क्लोज़ कर दें थोड़ा टाइम लगेगा, और उसको थर्मोफ्लास्क में रख दें तो क्या होगा, वो 2-3-4 घंटे के बाद कहीं जाके उसकी एनर्जी क्या होगी, ट्रांसफ़र हो जाएगी। इसका मतलब आइसोलेटेड सिस्टम जो है किस कैटेगरी में आएगा, वो इमेजिनरी सिस्टम की। ठीक है,
तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या थी कि सिस्टम की कितनी टाइप है मेजर, दो, रियल और इमेजिनरी। रियल में ओपन और क्लोज, इमेजिनरी में आइसोलेटेड। ठीक है। प्रॉपर्टीज सिस्टम की देखें, पहली बात सिस्टम की प्रॉपर्टीज कौन सी होती हैं। सिस्टम की दो टाइप की प्रॉपर्टीज हैं, ये कितने हम लोगों ने पढ़ी है, इंटेंसिव एक्सटेंसिव। लेकिन इससे भी ज़रा ऊपर की बात करें, सिस्टम की दो टाइप की प्रॉपर्टीज होती हैं, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज एंड माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। मैक्रो मतलब लार्ज पार्टिकल या लार्ज साइज का पार्टिकल, और माइक्रो मतलब स्मॉलर साइज पार्टिकल। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जिसको हम आसानी से मेजर कर सकें वो कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टी जिसको आसानी से मेजर किया ना जा सके वो कहलाती है माइक्रोस्कोपिक। हमें जस्ट ये पता होना चाहिए मैक्रो और माइक्रो क्या होती हैं। असल में हमें मैक्रो की टाइप्स याद होनी चाहिए, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। थोड़ी सी अगर एग्जांपल दें इसके बारे में, माइक्रो के बारे में, तो माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती हैं। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है अराउंड द न्यूक्लियस और अपने एक्सिस पर भी मूव करता है, तो वहाँ दो फील्ड प्रोड्यूस होंगी, वहाँ दो फील्ड प्रोड्यूस होंगी, दोनों में कितनी अट्रैक्शन है कितनी रिपल्जन है ये कैलकुलेट करना बहुत मुश्किल है। तो ये क्या हो गई माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। इसी तरीके से आप बोलें भाई किसी शख्स की नफ़रत, किसी शख्स की मोहब्बत, एहसासात, ये हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। बज़ाहिर वो हमें अच्छा नज़र आ रहा है लेकिन वो दिल में कितना बुग़्ज़ रखा हुआ है या फिर उसकी ना कितनी ईमानदारियाँ मेजर नहीं कर सकते, वो कहलाती है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि आसानी से हम मेजर ना कर सकें, ठीक है, वो कहलाती है माइक्रोस्कोपिक। जबकि सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जिसको हम ईजिली मेजर कर सकें कहलाती हैं मैक्रोस्कोपिक। प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, ये तमाम प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं मैक्रोस्कोपिक। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ असल में मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की टाइप हैं। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ की कोई टाइप नहीं है। तो यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इंटेंसिव एक्सटेंसिव हम किस बेसिस पे बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मास या मटेरियल की बेसिस के ऊपर। ठीक है, दोनों मेजरेबल हैं, इंटेंसिव भी मेजरेबल है और एक्सटेंसिव भी मेजरेबल है। इसका मतलब इंटेंसिव भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है और एक्सटेंसिव भी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी है। दोनों में डिफरेंस किस चीज़ का आएगा, दोनों में डिफरेंस बात करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मास। कुछ प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करेंगी और कुछ प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो इसकी भी ज़रा आसान से एग्जाम्पल विद डेफिनेशन देखते हैं। सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो कि मास पे डिपेंड करें, मास बढ़ाने से प्रॉपर्टीज़ बढ़ जाएं, मास कम करने से प्रॉपर्टीज़ कम हो जाएं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम। मास ज़्यादा होगा तो वॉल्यूम जगह ज़्यादा घेरेगा बंदा, मास कम होगा तो वॉल्यूम कम होगा। मास ज़्यादा है तो मोल्स भी ज़्यादा है, मास कम है तो मोल्स भी कम है। ठीक है, इस तरह इंट्रॉपी, इंट्रॉपी कहते हैं सिस्टम की नकारगी को। जितना ज़्यादा लोग होंगे उतना ज़्यादा इंट्रॉपी फैलेगी। जैसे जैसे आबादी बढ़ रही है इंट्रॉपी क्या हो रही है, इंक्रीज। इंट्रॉपी कम कब होगी, जब पार्टिकल कम हो। तो मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स, इंथैल्पी, इंट्रॉपी, इंटरनल एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, ये सारी की सारी किसकी एग्जांपल हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ की। लेकिन सिस्टम की ऐसी प्रॉपर्टीज जो कि मास पर डिपेंड ना करें, मास कम या ज़्यादा कर दें प्रॉपर्टीज़ पे कोई असर नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, आसान से एग्जांपल है, आप एक गिलास पानी लें, एक कप पानी लें, एक जग पानी लें, एक बाल्टी पानी लें, ठीक है, तमाम का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब कि मास कम या ज़्यादा करने से बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो इसी लिहाज से मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये सारी की सारी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़। आसान सी बात है, आई फॉर इंटेंसिव, आई फॉर इंडिपेंडेंट ऑफ मास। इंडिपेंडेंट ऑफ मास इंटेंसिव, जो बाकी बचा वो क्या होगा, डिपेंडेंट। जो डिपेंडेंट होंगी मास या मटेरियल सिस्टम के मास पर तो वो कहलाएंगे एक्सटेंसिव, और जो मटेरियल या मास ऑफ बॉडी या मास ऑफ सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही वो कहलाएंगी इंटेंसिव। तो इंटेंसिव निकला है, हम याद करने के लिए बात कर सकते हैं इंडिपेंडेंट से, और जो बाकी बचता है हम बोलते हैं डिपेंडेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है, एक बहुत ही आसान सी बात है। अगर किसी भी वेरिएबल में या किसी भी सब्सटेंस में, किसी भी प्रॉपर्टी में आप चेंज क्रिएट कर सकें,
तो इसका मतलब वो स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम स्टेट फंक्शन है, टेम्परेचर स्टेट फंक्शन है, इंटरनल एनर्जी स्टेट फंक्शन है, एंथैल्पी स्टेट फंक्शन है। इसका मतलब कि अगर किसी भी सब्सटेंस की आप इनिशियल फाइनल स्टेट कैलकुलेट कर सकते हैं, डेफिनाइट है कि उसकी यकीनन होगी, और वो इंडिपेंडेंट हो सकता है पाथ अडॉप्टेड टू ब्रिंग अबाउट द चेंज, तो इसका मतलब कि वो क्या है, स्टेट फंक्शन। तो टेम्परेचर T2 माइनस T1 स्टेट फंक्शन है, वॉल्यूम V2 माइनस V1 स्टेट फंक्शन है। कुछ जगहों पे होगा कि हमें कुछ जगहों पर चीज़ें कांस्टेंट करनी पड़ती हैं, वो अलग बात है, लेकिन जिस चीज़ का हम चेंज ले सकें तो वो क्या होती है, स्टेट फंक्शन। और ये भी क्या होती है, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, स्टेट क्या होता है असल में, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम होती है। तो माइक्रो पे आप निशान मत लगा दीजिएगा। इनिशियल और फाइनल स्टेट, इनिशियल फाइनल स्टेट क्या होंगी, चेंज होने से पहले जो सिस्टम की हालत होगी इनिशियल स्टेट, आफ्टर चेंजिंग फाइनल स्टेट। द डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल स्टेट इज कॉल्ड चेंज। चेंज टेम्परेचर का T2 माइनस T1, चेंज इन वॉल्यूम V2 माइनस V1, चेंज इन इंटरनल एनर्जी E2 माइनस E1, चेंज इन एंथैल्पी H2 माइनस H1। तो ये आसान सी डेफिनेशन है, इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स याद होने चाहिए आपको। ठीक है, तो इसी तरह लास्ट टाइम बताया मैंने, स्टेट फंक्शन, जिस सब्सटेंस में हम चेंज प्रोड्यूस कर सकते हैं वो स्टेट फंक्शन है। ठीक है, सिस्टम की हालत को बयान कर रहा है वो। अब इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। 1847 में एक साइंटिस्ट था हेल्महोल्ट्ज़, इसने फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक दिया, और ये थर्मोडायनेमिक किस पे बेस करता था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के ऊपर। अब इसका स्टेटमेंट क्या है कि यकीनन जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का है, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉय ऑल्दो इट मे बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और दूसरी वर्डिंग में हम ये कह सकते हैं कि पूरे यूनिवर्स की एनर्जी क्या होती है, हमेशा कांस्टेंट। या तीसरी डेफिनेशन ये हो सकती है स्टेटमेंट कि हमेशा सिस्टम और सराउंडिंग एनर्जी क्या रहेगी, कांस्टेंट। सिस्टम की एनर्जी और सराउंडिंग की एनर्जी कांस्टेंट क्यों रहेगी, सिस्टम एनर्जी निकलेगी सराउंडिंग के पास जाएगी, सराउंडिंग से एनर्जी निकलेगी सिस्टम के पास जाएगी, पूरे यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा क्या रहती है, कांस्टेंट। तो ये है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। तो ऐसा लॉ जो कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे डिपेंड करे वो कहलाता है लॉ ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक। इसमें हम फर्ज करते हैं कि सिस्टम जिसकी इंटरनल एनर्जी कितनी है, E1, और इनिशियल वॉल्यूम कितना है, V1। अब जैसे ही उसको अमाउंट ऑफ Q एनर्जी प्रोवाइड की गई, एनर्जी प्रोवाइड करने पर सबसे पहले उसकी एनर्जी चेंज होगी E1 से E2 की तरफ, उसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम चेंज होने का मतलब क्या होगा कि जो अंदर गैस मौजूद है वो पिस्टन के ख़िलाफ़ काम करेंगे, वर्क डन भी होगा। हम कंसीडर किया हमने एक सिस्टम कंसिस्ट ऑफ सिलेंडर विथ फ्रिक्शनलेस, वेटलेस एंड मूवेबल पिस्टन कंटेन स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंपल ऑफ गैस विथ इंटरनल एनर्जी E1। इफ Q amount of heat supplied to the system, as a result internal energy increase from E1 to E2 while gas molecule strike on movable piston. As a result gas molecule does work against piston. गैस मॉलिक्यूल पिस्टन के खिलाफ काम करेंगे, पिस्टन को ऊपर उठा देंगे। इसका मतलब क्या हो गया कि जब भी किसी सिस्टम को हीट सप्लाई की जाती है दो बातें होती हैं, एक तो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होती है, साथ साथ वर्क डन भी होता है अगेंस्ट पिस्टन। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक एक छोटी सी इक्वेशन बन गई, Q इज इक्वल्स टू डेल्टा E प्लस W। यानी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, इफ Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई टू द सिस्टम विल डज टू टाइप्स ऑफ वर्क, कह सकते हैं इसको, वर्क तो एक ही है। तो दो टाइप्स में, एक टाइप क्या होगी, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, साथ साथ क्या होगा, वर्क डन अगेंस्ट पिस्टन। अभी एक क्वेश्चन बन गई जिसके जरिए हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। अगर W यहाँ पर पॉजिटिव है, वहाँ पे आके क्या होगा, नेगेटिव सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो डेल्टा E निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, Q माइनस W। ठीक है, तो डेल्टा E डिपेंड्स करता है किसके ऊपर, इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर सिस्टम की। अब अगर हम बात करें इसके मुताबिक डेरिवेशन की, तो पहले हमें ना इसकी साइन कन्वेंशन पता होनी चाहिए। सिस्टम में हमारे पास तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं, कौन कौन सी, Q अमाउंट ऑफ हीट सप्लाई, W वर्क डन, और E इंटरनल एनर्जी। Q कब पॉजिटिव होगा, अगर न्यूमेरिकल में इन चार में से कोई भी एक लाइन या एक वर्ड इस्तेमाल कर लिया जाए। व्हेन हीट इज सप्लाइड टू द सिस्टम, Q पॉजिटिव। When heat is added to the system,
व्हेन हीट इज एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम और सराउंडिंग गेट कूल। सराउंडिंग ठंडा हो रहा है और सिस्टम क्या हो रहा है, गर्म। सिस्टम गर्म किस तरीके से हो सकता है, जब एनर्जी सप्लाई करें, एनर्जी ऐड करें, एनर्जी एब्जॉर्ब करवाएं। हमेशा क्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्यू नेगेटिव कब होगा, जब सिस्टम ठंडा हो जाए। सिस्टम ठंडा कैसे होगा, या तो सिस्टम ने एनर्जी रिलीज कर दी है, या तो सिस्टम ने एनर्जी रिजेक्ट कर दी है, या सिस्टम ने एनर्जी इवॉल्व कर दी है। और न्यूमेरिकल में गिवन ऑफ का वर्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है और काफ़ी हुआ है। रिलीज, रिजेक्टेड, इवॉल्व और गिवन ऑफ, एक भी वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया, इसका मतलब सिस्टम की जो एनर्जी है वो रिलीज हो रही है। क्यों क्या होगा, नेगेटिव। सिस्टम ठंडा हो गया है तो सराउंडिंग क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, सराउंडिंग गेट हॉट। तो यहाँ पे क्या होगा, क्यू नेगेटिव। सेकंड बात करें हम किसकी, वर्क डन की। वर्क डन कब पॉजिटिव होता है, अगर सिस्टम काम करे। दो चीज़ें, सिस्टम, सराउंडिंग। सिस्टम काम करेगा तो किस पे करेगा, सराउंडिंग पर। डन बाय सिस्टम ऑन सराउंडिंग, बाय सिस्टम पॉजिटिव, ऑन सराउंडिंग पॉजिटिव। या एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो जाए, जो भी हमने सिस्टम लिया है, सिस्टम क्या लिया हमने, एक सिलेंडर। अगर सिलेंडर में गैस मॉलिक्यूल काम कर रहे हैं, इसका मतलब वर्क डन बाय सिस्टम हो रहा है, ठीक है। और किस पे हो रहा है, सराउंडिंग के ऊपर, और एक्सपेंशन प्रोड्यूस हो रही है। तो बाय सिस्टम, ऑन सराउंडिंग और एक्सपेंशन, एक भी वर्ड इस्तेमाल कर लिया गया तो डब्ल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। डब्ल्यू नेगेटिव कब होगा, उल्टा काम कर दें, बाय सराउंडिंग कर दें, बाय सराउंडिंग ऑन सिस्टम। हमने क्या कर दिया भाई, हमने वेट बढ़ा दिया पिस्टन के ऊपर, तो पिस्टन डाउनवर्ड मूव करेगा। तो बाय सराउंडिंग है, ऑन सिस्टम है, और एक्सपेंशन के बजाय क्या प्रोड्यूस होगी, कॉन्ट्रैक्शन, वॉल्यूम कम हो जाएगा। अगर ड्यूरिंग रिएक्शन सिस्टम का वॉल्यूम कम हो रहा है, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्शन प्रोड्यूस हो रही है। डब्ल्यू क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा ई बहुत ही आसान सी बात है। पॉजिटिव कब लेंगे, अगर सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी तो पॉजिटिव। सिस्टम के अंदर गैस मॉलिक्यूल मौजूद है, उनकी मूवमेंट ज़्यादा हो गई तो पॉजिटिव। और अगर उनकी मूवमेंट कम हो गई तो इसका मतलब क्या हो गया कि सिस्टम की इंटरनल एनर्जी कम हो गई, तो क्यू और डेल्टा ई क्या होगा, नेगेटिव। तो आज हमने तमाम बेसिक केमिकल एनर्जी की डेफिनेशंस देख ली, और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो था हमारे पास, इसके हमने इक्वेशन भी देख लिया और साइन कन्वेंशन भी कर लिया। नेक्स्ट टाइम हम कुछ डेरिवेशंस करेंगे, फिर मॉडिफाइड फॉर्म पढ़ेंगे, फिर उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब तक अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो मुझसे सवाल ज़रूर कीजिएगा। जब तक अपना ख्याल रखें, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।